नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी पारा भी गर्मी के साथ साथ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में चुनाव से पहले तक बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति बताने वाले लोग भी अब थोड़ा असमंजस में दिखाई देने लगे हैं। हालांकि अभी हरियाणा में वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन बीजेपी पर बढ़ता दबाव बताने के लिए काफी है कि अब आरएसएस वाले कमान अपने हाथ में लेने लगे हैं, यानी बीजेपी के लिए संघ अब सहारा बनेगा। तो उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कलह किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हरियाणा की करनाल सीट पर कांग्रेस द्वारा युवा चेहरे को मैदान में उतारना भी उसके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो आज चर्चा कांग्रेस और बीजेपी की इस परेशानी की। चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन के साथ ही तस्वीर अब कुछ साफ होने लगी है। आज करनाल लोकसभा की बात, क्योंकि यहाँ बीजेपी का बड़ा चेहरा मनोहर लाल चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने अब प्रचार के आखिरी राउंड में रोड शो, जनसंपर्क और जरूरत के हिसाब से रणनीति में बदलाव किया है। और तो और आपके करनाल में तो लगभग चर्चा ये थी कि भाई इसको टिकट मिलेगी, अपने कुलदीप शर्मा वाले छोरे को, बुल्ले शाह को, दोनों की टिकट काटकर किसको, गुहाड़ा से लाके एक छोरे को दे दी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज अगर कोई सबसे बड़ा टिकट काटू है, अगर कोई सबसे बड़ा वोट काटू है, तो पुत्र मोह में भूपेंद्र हुड्डा है। वहीं करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा का चुनाव प्रचार अभी भी बिखरा बिखरा लग रहा है। करनाल पानीपत के कुछ स्थानीय कांग्रेसियों में सुगबुगाहट है कि अगर पार्टी करनाल पानीपत के किसी कांग्रेसी को टिकट देती तो चुनाव पूरी ताकत और रणनीति के साथ लड़ा जाता। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पार्टी की गुटबाजी भी अंदरूनी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि प्रत्याशी के साथ हुड्डा समर्थकों की ही भीड़ है। एसआर के गुट के नेता कार्यकर्ता कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में मुकाबले के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी की राह मुश्किल बनी हुई है। यही नहीं, प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में आरएसएस भी अब खुलकर मैदान में आ गई है। पन्ना प्रमुख के साथ आरएसएस का एक कार्यकर्ता लगा दिया गया है। बाहर से आई नुक्कड़ नाटक पार्टियां बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। बाहर से बुलाए गए आईटी के लोगों को भी कंप्यूटर पर काम दिया गया है और बड़ी उम्र के आरएसएस कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर में लगाया गया है। यानी बूथ प्रबंधन से लेकर जनसंपर्क तक में आरएसएस कार्यकर्ता मैदान में आ गए हैं। अब आई पूरी चुनावी गर्मी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत बीजेपी से करते हैं, बीजेपी की नई परेशानी से करते हैं। कहने को तो बीजेपी और आरएसएस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सियासी नजरिए से देखा जाए, सियासी चश्मे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों का जुड़ाव है और वो जुड़ाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता रहा है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करने जा रहे हैं। ये सवाल तब भी सबके जहन में था और हमने चर्चाओं के जरिए उठाया भी था कि आरएसएस कैडर बीजेपी का, और उन सब के बावजूद जब उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया तो उसमें विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस से आए हुए लोगों को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के पास अपना कैडर है, अपने लोग हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी बाहरी लोगों पर विश्वास, यानी कि आरएसएस वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही। बीच में थोड़ा सा आरएसएस वाले गायब दिखाई दिए, ऐसा लगा कि नहीं कहीं पर हैं, लेकिन अब क्या वजह आन पड़ी है कि आरएसएस का नाम आ रहा है चुनाव के बीच में प्रचार में? देखिए पंकज, पिछले हफ्ते पानीपत के पट्टी कल्याणा में जो सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र बना है आरएसएस का, एक मतलब हेडक्वार्टर नुमा, इनका हेडक्वार्टर तो आरएसएस का नागपुर है, बट दिल्ली क्षेत्र का एक उत्तरी भारत का एक बड़ा केंद्र पानीपत में बना हुआ है। पिछले हफ्ते आरएसएस के जो कर्ता धर्ता है, जो प्रतिष्ठित पदों पर आसीन है, उनको दरअसल हरियाणा की 10 सीटों को लेकर आशंका
जाहिर हो रही थी कि शायद कई सीटों पर कांग्रेस मुकाबला देने की स्थिति में आ गई है। निसंकोच पिछले 10-15 दिनों में कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ है और जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भुनाने की कोशिश कांग्रेस की, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग संविधान की बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हरियाणा में 10 सीटें जीतने की जो हंकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट है 400 पार, तो इन सारी चीजों को देखते हुए आरएसएस ने पानीपत के पट्टी कल्याण केंद्र में बैठक की है। वहां इनपुट्स ये मिले हैं कि ज्यादातर सीटों पर अब कांग्रेस मुकाबला देने की स्थिति में है। तो आरएसएस के लिए यह जरूरी था कि पब्लिक में जाकर बीजेपी को डिफेंड किया जाए, बीजेपी के प्रति जो नाराजगी या गुस्सा है उसको शांत किया जाए। क्योंकि आरएसएस से जुड़े लोग हर शहर में हैं, इनके अपने स्थानीय संगठन भी हैं। तो मेरे को किसी से बात हुई, मैंने किसी आरएसएस वाले से कभी कहा था, कोई बात हुई कि आप लोग कहते हो हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, उनका अपना काम, हमारा अपना काम है। आरएसएस वाले ये कभी जिम्मेदारी या ये बात कबूल करने को तैयार नहीं होते थे कि बीजेपी से हमारा कोई लेना देना। उनका कहना है वो बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, हमारा अपना काम है, हम अपना काम करते हैं। लेकिन इस घटना से आपको लग गया होगा कि बीजेपी के चुनाव प्रचार में किस कदर अब इन्वॉल्वमेंट हो गई है आरएसएस की। एक जो बूथों पर जुड़े लोग हैं, उनके साथ आरएसएस का एक कार्यकर्ता लगाया गया है। कुछ लोग बाहर से हैं, उनको आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। जो बुजुर्ग है, जिनके शहर में पहचान है आरएसएस से जुड़े स्थानीय इकाई में, उनको वो लोग जनसंपर्क में साथ हो गए हैं। लोगों की भ्रांतियां जो है, भ्रम है बीजेपी को लेकर, राम मंदिर को लेकर, उसको थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करें। और ये हर संभव कोशिश है कि बीजेपी को डिफेंड किया जाए और बीजेपी को राजनीतिक बीजेपी को डिफेंड करने के लिए आरएसएस के लोग मैदान में हैं। मैं आपके पास आऊंगा जी। महेश के पास हम चलते हैं। महेश, जिस तरीके से ये लगा कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के बारे में बातचीत हो रही थी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, अब वोटिंग नजदीक हरियाणा की आ रही है, तो बीजेपी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। क्या ये मान लिया जाए इसीलिए आरएसएस के लोग मैदान में हैं? देखिए, आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में 10 की 10 का जब दावा सामने रख रही थी, तो अंदर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे कि चुनौती अगर कहीं आएगी तो रोहतक सीट पर उन्हें चुनौती झेलनी पड़ सकती है। बाकी 9 सीटों पर शायद ही कोई दमदार उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आएगा। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को कड़े चुनौती पूर्ण माहौल का सामना करना पड़ रहा था। और ये लगातार कांग्रेस पार्टी अपने इलेक्शन को उठाती जा रही थी और चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार बढ़ती हुई जा रही नजर आ रही थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता है, वो कह सकते हैं कि डीएक्टिवेट मोड में नजर आ रहा था, उतना जोश उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में नजर नहीं आ रहा था। वजह सिर्फ एक कि बाहर से उम्मीदवारों को लाकर आप एन वक्त पर जो है आधे घंटे पहले भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, उसके बाद लोकसभा का उम्मीदवार उन्हें बना देते हैं। तो दशकों से जो परिवार भारतीय जनता पार्टी या कहें कि आरएसएस के साथ काम कर रहे थे, उन्हें लगता है कि फिर इन्हें जिताने के लिए वो अपना संगठन, अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत क्यों जाया कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वर्कर था वो यहां पर साइलेंट मोड में नजर आ रहा था, काम भी कर रहा था, लेकिन उतनी इच्छा के साथ, उतनी दृढ़ शक्ति के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का वर्कर काम करता, संगठन काम करता नजर नहीं आ रहा था। यही चुनौती थी जिसकी वजह से आरएसएस को अब खुलकर सामने आना पड़ा है और ये आना ही था। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि चुनाव एक तरफा होता तो आरएसएस की एंट्री नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी चुनौती बढ़ने के साथ ही आरएसएस की एंट्री होनी ही थी, आईटी सेल के लोगों को आना ही था। ये सब कुछ तय कार्यक्रम है। अगर बाई इलेक्शन भी कहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो ये सब कुछ होता है। तमाम जो इनके अलग अलग संगठन हैं, वो अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी इलेक्शन में अपनी एक्टिव भूमिका अदा करते हैं। आरएसएस के लोग बाई इलेक्शन में अपनी एक्टिव भूमिका अदा करते हैं और आईटी सेल के लोगों को बाहर से बुलाया जाता है। अब चूंकि अग्नि परीक्षा, अब हरियाणा का जो चुनावी चरण है वो सामने आ रहा है, तो आईटी के लोगों को आना था, आरएसएस के लोगों को अपनी भूमिका को अदा करना ही था। तमाम वो चीजें पहले से आप एंटिसिपेट कर सकते थे और वो सब कुछ अब होने जा रहा है। लेकिन जितना आसान इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया था, उतना आसान ये डगर साबित नहीं हुई। वीरेंद्र सोनी जी के पास हम सीधे चल रहे हैं। वीरेंद्र जी, बीजेपी के लिए परेशानी अब लगता है ज्यादा बड़ी गंभीर लग रही है। आरएसएस वाले मैदान में बताए जा रहे हैं, अलग अलग मोर्चों में उनकी तैनाती हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये परेशानी बड़ी है तो उसका कारण भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। देखिए, अब चुनाव के वक्त में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया,
जबकि चुनाव में जाने वाले थे। और देखिए मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से तो उठाया गया, लेकिन जो स्टार कैंपेनर हैं, जो मुख्य चुनाव की बागडोर है, तो आज भी मनोहर लाल जी के पास है। मतलब चेहरा तो मनोहर लाल जी को ही रखा गया है, तो इसका परिवर्तन का क्या लाभ हुआ? तो इससे जो भी एक सरकार के खिलाफ रोष था वो तो वैसे का वैसा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कारण यह है, अगर आज जन रोष है तो उसका कारण यह है कि राज्य सरकार के खिलाफ जो है रोष है, फिर जो सांसद है उनके खिलाफ रोष है, फिर विधायक है उनके लोग नाखुश हैं, जो पार्षद हैं उनसे भी लोग नाखुश हैं। तो मतलब सारा सिलसिला ही जो है, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके खिलाफ रोष है, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है। तो ये जो एक जन विरोधी भावना बनी हुई है, सरकार विरोधी भावना काफी उग्र हुई है, तो उसका कारण जो है, उसका लाभ जो है कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस मजबूत नहीं हुई, कांग्रेस को जनता के रोष का लाभ मिल रहा है, जो एक नाराजगी है, लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और वो नाराजगी किसी ना किसी रूप में स्पष्ट दिखाई दे रही है। और जहां तक देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका का सवाल है, ये बात निश्चित है कि संघ के लोग काम करते हैं चुनाव के अंदर, लेकिन एक सीमित भूमिका के अंदर। सिर्फ इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव ऐसा था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुलकर चुनाव में मैदान में आया था। तो अब एक उनकी सीमित भूमिका है। संघ के पदाधिकारी जो हैं कभी मंच साझा नहीं करते, एक उनकी मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। अभी जो सेवा साधना केंद्र पट्टी कल्याणा में संघ की बैठक, वो नियमित बैठक थी, मतलब संघ फीडबैक लेता रहता है और अपने सुझाव भी देता रहता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठते हैं, संघ के लोग भी बैठते हैं, तो आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, उनको बताया जाता है कि आपकी यहाँ कमी है, आपका यहाँ सुधार कीजिए। तो जो संगठन मंत्री होता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रचारक ही होता है, तो इसलिए इस तरह की बैठकें भी होती रहती है। संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक आपस में जो समन्वय है वो बना रहता है। तो अगर जहां तक ये देखिए कि अगर इस बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो डरी के कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना नहीं की थी कि उनके खिलाफ जो जनरोष इतना उभर कर आ जाएगा। हमें तो दिखाई दे रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कर्णधार हैं, वो समझने को तैयार नहीं थे, वो अपना ही गुणगान किए जा रहे थे। तो इसका कारण ये है कि आज ये जो जनरोष है उभर कर सामने आ रहा है, उबाल मिल रहा है, और कांग्रेस की स्थिति जो है दिन दिन मजबूत होती जा रही है। जी देवेंद्र, जिस तरीके से बीजेपी की परेशानी है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में फंसती हुई दिख रही है। आपने 7 सीटों पर अच्छे उम्मीदवार दिए, एक पर गठबंधन है, और जो 10वीं सीट करनाल की सीट है वहां पर आपने युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतार दिया, और यहां पर एक कहा जा रहा है कि युवाओं को छोड़कर बाकी लोग खफा हैं, इसलिए ये सीट अब कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा कर रही है। देखिए पंकज, हालांकि देर से कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में आए थे, लेकिन दिवांशु बुद्धि राजा का करनाल में आना, आप देखिए जहां तक मेरे को खबर है भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी कोशिश की कुलदीप शर्मा को टिकट दिया जाए, उनके बेटे के लिए भी शुरू में ट्राई करते रहे। उसके अलावा वरिंदर शाह, बुल्ले शाह जिसको कहते हैं, पानीपत के कदावर कांग्रेस नेता है, वो भी ठीक थे। लेकिन दिवांशु बुद्धि राजा को जिस तरीके से नाम अनाउंस हुआ, जो मेरे को खबर है शायद प्रदेश प्रभारी की पसंद पे या उनकी पहल पे इनको मैदान में उतारा गया, क्योंकि प्रदेश प्रभारी की भी चलती है, एक आध उम्मीदवार तो उनकी वजह से भी चलता है। हालांकि दिवांशु बुद्धि राजा दीपेंद्र हुड्डा के करीबी लोगों में है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अपने रिश्तेदार को, अपने करीबियों को जब टिकट नहीं दिला सके, तो ये मानना बेईमानी होगा कि हुड्डा परिवार की वजह से टिकट दी गई है। प्रदेश प्रभारी ने दरअसल कमिटमेंट की हुई थी, या उनकी जो भी था उनकी कोशिश से टिकट दिवांशु बुद्धि राजा को दिए गए। बुद्धि राजा जब मैदान में आए, उत्साह था कांग्रेसियों में कि युवा है, स्टूडेंट लीडर है, लोगों को लगा कि हुड्डा के काफी करीबी है, बहुत सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अब आकर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया है, अब मेरे को लगता है जो चुनाव प्रचार है बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिवांशु बुद्धि राजा को जो लोग घेरे रहते हैं, जो अपने साथ ले जाते हैं कि आप पसंद चलिए, आप यहां चलिए, वो भूपेंद्र हुड्डा गुट के लोग हैं, एसआर के ग्रुप के लोग हैं, बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। और एक कांग्रेस नेता से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता क्यों नहीं साथ आ रहे, उनको लगता है कि मेरा जो जिसको मैं अपना नेता मानता हूं वो नाराज हो जाएगा कि तुम इसके प्रचार में क्यों गए। तो एसआर के ग्रुप के जो नेता हैं जिलों के या कार्यकर्ता, वो सिरसा में कुमारी शैलजा को खुश करने में, उनके लिए काम करने में लगे हुए हैं। और करनाल सीट पर भूपेंद्र हुड्डा के ज्यादातर समर्थक भूपेंद्र हुड्डा के हैं, और वही, लेकिन रणनीति जो होती है, जो प्लानिंग होती है, जिस तरह के बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मीटिंगें होती है, कलेक्टिव डिसीजन होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, फिर मैनेजमेंट। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी की कमजोरी सामने आ रही है, उनको पूरे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिला। और दूसरा जो स्थानीय नेता है
उनके मार्गदर्शन के हिसाब से उनके वो कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, कल वहां चले जाओ, इस तरीके से मतलब कोई प्लानिंग और रणनीति, इतना बड़ा चुनाव है लोकसभा का, 9 विधायकों के बराबर 9 विधानसभाओं का, लेकिन कोई मेरे को लगता नहीं कि मतलब कुछ प्लानिंग से सब कुछ हो रहा है और बिना प्लानिंग के अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। दिव्यांशु बुद्धि राजा को लेकर अब जो बातें होती है कि डमी कैंडिडेट है, कमजोर है, दुष्यंत चौटाला तो यहां तक कह रहे कि भूपेंद्र हुड्डा ने मतलब ये सब किया है जी, मतलब ये सीट मनोहर लाल को जितवाने के लिए कमजोर कैंडिडेट है, तमाम तरह की चीजें अब फिर सामने आ रही है एक अंतराल के बाद। जब ये बहुत जिक्र हुआ था युवा जब दिव्यांशु बुद्धि राजा को कांग्रेस ने टिकट दिया था, एक तरफ इतने अनुभवी उम्मीदवार बीजेपी के 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, दूसरी तरह आपने एक युवा चेहरे को उनके खिलाफ उतार दिया। उसके लिए वैसे ही परेशानी बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इतने अनुभव वाले नेता के सामने खड़े हैं। महेश के पास हम चल रहे हैं। महेश, ये जो परेशानी थी ये तब शुरू हो गई थी जब कांग्रेस ने युवा चेहरे को मैदान में उतार दिया, दिव्यांशु बुद्धि राजा को, लेकिन ये लगा कि अगर बड़ों का साथ मिलेगा तो शायद ये युवा चेहरा चमकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और भी भंवर में फंसता जा रहा है। देखिए, मैं करनाल सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दिव्यांशु बुद्धि राजा के चयन को बिल्कुल गलत नहीं मानता। एक नीतिगत फैसला इसे आप मान सकते हैं। नए चेहरों को भी सामने लेकर आना, एक नई जनरेशन कांग्रेस पार्टी को तैयार करनी है। यही एक्सपेरिमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो उसे बेहतर मान लिया जाता। यही एक्सपेरिमेंट अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर किया तो उससे गलत क्यों माना जा रहा है? आप एक अंतर समझिए कि यहाँ पर आधे घंटे पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को जो है निर्दलीय विधायक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया। 2 दिन पहले तक जो डॉक्टर अशोक तंवर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपने हमले बोलते हुए नजर आ रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता वो बने हुए थे, उन्हें ऐन वक्त पर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाकर सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया गया। कम से कम दिव्यांशु बुद्धि राजा दशकों से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जब से जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स उन्होंने शामिल की है वो लगातार एनएसयूआई के साथ बने रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहे हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट आप इसे मान सकते हैं। युवा चेहरा है, काफी ज्यादा ऊर्जावान है, कनेक्ट बहुत बेहतरीन करते हैं और युवाओं को लेकर यहां पर दाव खेलने की जरूरत थी। अगर सभी बुजुर्ग जो है नेताओं को अगर चुनाव मैदान में उतारा जाता तो कांग्रेस पार्टी युवा चेहरों को, युवाओं को किस तरीके से अपने साथ जोड़ती, तो एक युवा कोटे से कम एक उम्मीदवार को उतारे जाने की जरूरत थी। ये सही बात है कि अगर अमिताभ बच्चन के सामने आप किसी नए कलाकार को उतार दोगे तो फिर अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां पर राजनीति के लिहाज से अगर समझने की कोशिश की जाए तो मनोहर लाल खट्टर अमिताभ बच्चन से कम नहीं थे और यहां पर किसी एक फ्रेशर आर्टिस्ट की तरह आप देख सकते हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को लेकिन चुनौती कड़ी दे रहा है। शुरुआत में माना जा रहा था कि किसी तरह का मुकाबला नहीं होगा, शुरुआत में यह माना जा रहा था कि करनाल सीट का शायद कहीं कोई जिक्र ही नहीं होगा, लेकिन अब अगर जिक्र होने लगा है, अब अगर चुनौतियों की बात करनाल सीट पर चलने लगी है तो ये आप उसका परफॉर्मेंस मान सकते हैं। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि एसआर के ग्रुप भी अगर इनके साथ खड़ा होता तो चुनौतियां कम होती है, बुद्धि राजा को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता और ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ते। थोड़ा वक्त कम है, वीरेंद्र जी के पास हम चल रहे हैं। वीरेंद्र जी, भवन में फंसे बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए आरएसएस के लोग आ गए। अब जो कांग्रेस की स्थिति बनी है इसको कैसे उबारा जाएगा, क्योंकि यहां तो गुट पहले से ही अलग अलग है। बुद्धि राजा के लिए कोई एसआर के ग्रुप मतलब आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? देखिए, अगर एसआर के ग्रुप भी आ जाता तो कोई करिश्मा नहीं होने वाला था। कारण है एसआर के ग्रुप का कोई इस करनाल में कोई विशेष अधिक प्रभाव है नहीं, तो या भूपेंद्र हुड्डा का अधिक प्रभाव है। ये बात निश्चित है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा युवा है, नए चेहरे हैं, दमखम है, ऊर्जा है, लेकिन अगर उनकी तैयारी पहले से होती, अगर उनको यहां करनाल में उन्होंने काम किया होता, यहां के मतदाताओं से परिचय होता और अगर यहां से स्थानीय प्रत्याशी होता तो स्थिति आज दूसरी होती। यह बात निश्चित है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा को जैसे अपेक्षा से अधिक समर्थन मिल रहा है और लोग आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं। जो लोग सरकार से नाराज हैं वो सहयोग भी दे रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ प्रबंधन है, चुनाव प्रबंधन है, बहुत मजबूत है। कांग्रेस के तेज-तर्रार विधायक शमशेर सिंह गोगी है, उनसे मैंने चर्चा की। मैंने कहा कांग्रेस का तो कहीं नाम ही दिखाई दे रहा है, कहीं बूथ प्रबंधन भी नहीं है और ये अभी तक ये तय भी है कि कौन से कार्यकर्ता चुनाव एजेंट हैं, किसको क्या क्या ड्यूटी मिलनी है। कांग्रेस ने तो ये भी तय नहीं किया। उनको कहा कि बूथ प्रबंधन के हिसाब से तो हम कभी चुनाव लड़ते ही नहीं, हमारा रहा ही नहीं कभी, हमें तो जनता चुनाव लड़ाती है और जनता ही चुनाव जिताती है। वो सिर्फ जनता के भरोसे हैं। उनको ये लग रहा है कि जनता में जो असंतोष है, जनता में जो रोष बना हुआ है सरकार के खिलाफ, उसका लाभ बनेगा, जनता उनको जिता देगी। सिर्फ इसी के वो एक लहर के ऊपर जो है वो निर्भर कर रहे हैं। ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा व्यापक आधार है, चुनाव की जो संरचना है, योजना है, नियोजन है बहुत और कार्यान्वयन है बहुत जबरदस्त है। लेकिन लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी करते हैं और सहानुभूति भी दिखाते हैं।
मतलब लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली भी देते हैं और अंततः निष्कर्ष निकालते हैं वो जनता पार्टी को देते हैं, क्योंकि वो जो रोष है वो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है। ठीक है सर। वो जनप्रतिनिधियों की आलोचना करते हैं, वो उनके काम से नाखुश हैं, लेकिन जब बात मोदी की आती है तो वो मोदी के नाम पर ही वोट भारतीय जनता पार्टी को देने के इच्छुक दिखाई देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा के लिए। और वोटिंग का इंतजार है, जब वोट पड़ेंगे और उसके बाद जनता किसके साथ है ये 4 जून को तय हो जाएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में फंसी हुई बीजेपी भी लग रही है और कांग्रेस भी कई सीटों पर अभी फंसी हुई मालूम पड़ रही है। कैसे बाहर निकलेगी ये मालूम नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए आरएसएस वाले लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसी खबरें आने लगी हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या होगा